आज की वीडियो में हम डाई इथाइल ईथर को लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर करते हैं उसको हम सीखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रयोगशाला में डाई इथाइल ईथर का निर्माण किस प्रकार किया जाता है वो हम देखेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक लेवल डायग्राम दिखाई दे रहा है और ये जो डायग्राम है ये डाई इथाइल ईथर की प्रिपरेशन के लिए है। ये जो डाई इथाइल ईथर का हम प्रिपेयर करते हैं तो पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी मेथड और फिर हम इसके प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हमको ये राउंड बॉटम फ्लास्क हमको नज़र आ रहा है, इस डिस्टिल्ड राउंड बॉटम फ्लास्क को हम सैंड बाथ पर रखते हैं। हम सैंड बाथ पर इसलिए रखते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 373 केल्विन से 413 केल्विन तक यूज़ होगा। और आपको पता है कि सैंड बाथ का यूज़ अब कब करते हैं, जब हमको टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें हमने थर्मामीटर लगा रखा है, वो इसी बात को इंडिकेट करने के लिए टेम्परेचर हमको कितना राइज करना है। क्योंकि शुरुआत में तो टेम्परेचर हम 373 केल्विन लेते हैं, बाद में हम उस टेम्परेचर को राइज करते हैं 413 केल्विन करने के लिए हमने ये थर्मामीटर को लगाया है ताकि टेम्परेचर को हम देख सकें। ये है थिसिल फनल। थिसिल फनल का जो बॉटम रहता है वो जो भी यहाँ लिक्विड रहता है उसमें डिप रहना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए भी ताकि गैस जो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में बनती है वो यहाँ से वापस बाहर ना निकल पाए, ठीक। उसके बाद ये कंडेंसर है, वाटर कंडेंसर, जिसमें वाटर यहाँ से इन और यहाँ से आउट होता है। और ये रिसीवर है, ठीक है। और इस रिसीवर को हमने आइस वाटर बाथ में रख रखा है, ठीक है। तो ये तो एक जनरल सा ऑब्जर्वेशन था। हिंदी में मैं आपको बता दूं, देखिए ये एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क है। इस गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क को हम बालू उष्मक पर रखते हैं क्योंकि बालू उष्मक का हम उपयोग तभी करते हैं जब हमको तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। थर्मामीटर हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि हम तापमान को 373 केल्विन से 413 केल्विन इस अभिक्रिया में करते हैं। ये है थिसिल फनल, ठीक है। और इसको हम ड्रॉपिंग फनल भी बोलते हैं, हिंदी में बिंदुपाती कीप कहते हैं। इसको आप यहाँ देख रहे हो, इसमें हम अल्कोहल को भरते हैं और ये जो नलिका है इसको हम इस द्रव के भीतर रखते हैं ताकि इस गोलपेंदी की फ्लास्क में जो गैस बने वो बाहर की तरफ ना निकले। ये जल संघनित्र है, इसमें जो भी यहाँ से गैस बनती है उसको ठंडा किया जाता है, इसलिए इस जल संघनित्र में यहाँ से जल आने के लिए और जल जाने के लिए, यानी वाटर इन एंड वाटर आउट। फिर इसके बाद ये जो है ग्राही पात्र होता है जिसे हमने बर्फ एवं जल के ठंडे मिश्रण में इसे रख रखा है, ठीक है। तो ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर पहले रिएक्शन देखते हैं और फिर हम इसकी बात करते हैं कि आखिर यहाँ क्या क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, ये जो गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, इसमें हम 1 पार्ट इथाइल अल्कोहल और 1 पार्ट कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए C2H5OH, ठीक है। और हम ले रहे हैं यहाँ पर H2SO4 जो कि ये कंसंट्रेटेड है, ठीक है, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और हम एथिल अल्कोहल को लेते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर 373 केल्विन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सुनिए। ये जो H2SO4 है इसको आप इस तरह से ब्रेक करो, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में ब्रेक कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये H पॉजिटिव इस OH के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है और ये HSO4 इस C2H5 से लिंक हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर
C2H5HSO4 और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये देखिए इथाइल और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा सल्फेट। ठीक, ये सल्फेट। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात देखिए, ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है ये इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ही बनता है, यानी ये जो गोल बिंदी वाले फ्लास्क है इसमें हम क्या करते हैं, एक भाग हम इथाइल अल्कोहल और हम इसमें H2SO4 को डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम 1 पार्ट इथाइल अल्कोहल पहले लेते हैं और साथ में H2SO4 को, और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हीट करते हैं, यानी कि 373 केल्विन पे हीट करते हैं, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इसी में बन जाता है। ठीक है, ये इसमें बन जाता है। अब क्या करते हैं हम इसका टेम्परेचर जो है राइज करते हैं, कितना 413 केल्विन। ठीक है, और ये जो ड्रॉपिंग फनल है इसमें हमने जो दूसरा पार्ट लिया था अल्कोहल का, जितना अल्कोहल हमने इधर लिया था उतना ही अल्कोहल हम इस ड्रॉपिंग फनल में लेते हैं। ठीक है, और हम उसको ड्रॉप वाइज धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। ठीक है, और हीट तो आपने कर ही रखा है 413 केल्विन पर। तो होता ये है कि ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ये इस इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करके डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ तो ये तो पता ही था आपको कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन चुका है डियर। तो ये देखिए ये है C2H5HSO4, और जो दूसरा इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है जिसको हमने ड्रॉपिंग फनल में लिया है, बिंदुपाती कीप में लिया है, ठीक है, वो जब इससे रिएक्ट करता है तो टेम्परेचर याद रखना 413 केल्विन होता है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये HSO4 इस H से रिएक्शन करके वापस से H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है और यहाँ पर डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से। ये देखिए डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया एंड यहाँ पर H2SO4 का फॉर्मेशन फिर से हो गया। अब आप देख सकते हैं ये H2SO4 फिर से बन गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस को मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम के थ्रू समझा दूं ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। देखिए अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डियर। ये देखिए सबसे पहले हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने वन पार्ट लिया इथाइल अल्कोहल एंड 1 पार्ट लिया हमने यहाँ पर H2SO4, उसको हमने हीट किया 373 केल्विन पर, तो यहाँ पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम टेम्परेचर को राइज कर देंगे, हम तापमान को बढ़ा देंगे और कर देंगे 413 केल्विन। ठीक है, और फिर इस ड्रॉपिंग फनल के थ्रू जो सेकेंड पार्ट है इथाइल अल्कोहल का उसको धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो यहाँ था वो इस अल्कोहल से रिएक्शन करके डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन करता है और वो डाई इथाइल ईथर इस वाटर कंडेंसर से, इस जल संघनित्र से होकर के यहाँ पर रिसीवर में हमको मिल जाती है। ठीक है, जो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है उसे जल संघनित्र द्वारा हम प्रवाहित करते हैं। जल संघनित्र में यहाँ पर वो कूल हो जाती है, यानी ठंडी हो जाती है, जिसे हम इस ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। मगर यहाँ पर जो ईथर होता है वो क्या होता है डियर, इम्प्योर होता है, यानी कि अशुद्ध ईथर होता है। ठीक है, तो अब आपको ये डायग्राम बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ चुका है। इसकी थ्योरी भी आप चाहें तो बड़े प्यार से लिख सकते हैं। कैसे, आप ये लिख सकते हैं थ्योरी में 2 पार्ट, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 पार्ट इथाइल अल्कोहल, ये देखिए, और 1 पार्ट हम लेते हैं यहाँ पर क्या, ये देखिए कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, ये लो, और फिर क्या करते हैं आप यहाँ पर इसको आप हीट करते हैं कितने पर, 413 केल्विन पर। ठीक, तो हमको डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये जो डाई एथिल ईथर होता है ये प्योर नहीं होता है, इसमें इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, अच्छा इसमें इम्प्योरिटी किस किस चीज़ की होती है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें इम्प्योरिटी जो होती है एक इसके अंदर डियर होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक तो एथेनॉल होता है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो H2SO4 है वो, ठीक है, H2SO4 जो होता है वो यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और तीसरा वाटर होता है। ठीक है,
तो देखा आपने कि यहाँ पर जो डाइथाइल ईथर है उसमें एथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, इन तीनों की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस डाइथाइल ईथर को सबसे पहले हम NaOH से रिएक्ट कराते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर ये जो H2SO4, जिसमें मैंने बताया था आपको H2SO3 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसको ये रिमूव कर देता है। फिर इथाइल अल्कोहल को रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड के 50% सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये भी इम्प्योरिटीज की रिमूव हो जाती है। और फिर आखिर में क्या बचता है, वाटर बचता है, तो उसको हम रिमूव करने के लिए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से क्या कराते हैं, पास कराते हैं। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से ईथर जो है वो प्योर हो जाता है। देखिए हिंदी में सुने, ईथर का शोधन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ईथर में 3 प्रकार की अशुद्धि विद्यमान है, एथेनॉल की, H2SO4 जिसमें सल्फ्यूरस अम्ल उपस्थित है, ठीक है, और साथ में जल की। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बताया आपको एथेनॉल है, H2SO4 और साथ में वाटर। कभी कभी कुछ बुक्स में H2SO4 की जगह H2SO3 भी लिखा हुआ है, यानी कि सल्फ्यूरस एसिड भी लिखा हुआ है। इसलिए मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ आपके लिए कि एथेनॉल की इम्प्योरिटी तो होती है, साथ में सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड की इम्प्योरिटी होती है एंड वाटर की इम्प्योरिटी होती है ना, अशुद्धियाँ होती हैं। यानी एथेनॉल की, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस अम्ल की, और साथ में जल की अशुद्धि होती है। हम NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये वाली अशुद्धि जो है H2SO4, ये इसकी दूर हो जाती है। फिर 50% कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एथेनॉल की अशुद्धि भी दूर हो जाती है। फिर हम उसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो ये जल की अशुद्धि भी दूर हो जाती है, और इस तरह हमें प्योर ईथर यानी कि शुद्ध ईथर हमें प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो डाइथाइल ईथर का जो लेवल डायग्राम था, ये लेवल डायग्राम आपने देख लिया, रिएक्शन भी आपने देख ली, थ्योरी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन यानी कि शोधन भी आपने इसका देख लिया। अब आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बात है, आप अगर इसकी रिएक्शन को ध्यान से देखें, ये देखें, इसकी रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो देखो H2SO4 हम यूज करते हैं और H2SO4 इस रिएक्शन में बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या क्या हो रहा है, इसका मतलब इस रिएक्शन में H2SO4 एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। इस अभिक्रिया में H2SO4 देखो यूज हो रहा है, H2SO4 ही बाहर निकल रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया में H2SO4 एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है क्या, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4, जो H2SO4 की कम मात्रा ही इस पूरी अभिक्रिया के लिए क्या होती है, सफिशिएंट होती है, पर्याप्त होती है। यानी कि यही H2SO4 रीजनरेट हो रहा है, ठीक है, यही यूज हो रहा है, यही हमें मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यही H2SO4 इथाइल अल्कोहल से डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, लेकिन इस जो रिएक्शन को आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस, विलियमसन की सतत इथरीकरण की विधि से कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इस मेथड में ऐसा लगता है कि H2SO4 यहाँ कैटलिस्ट है और H2SO4 की स्मॉल अमाउंट जो है वो अ लॉट ऑफ इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू द डाइथाइल ईथर, यानी कि बहुत सारे अल्कोहल की मात्रा को वो डाइथाइल ईथर में कन्वर्ट करने की क्षमता उसमें है, यानी कैपेसिटी है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए बता दूं। इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, क्योंकि इस अभिक्रिया में अगर वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है तो जो H2SO4 हमने कंसंट्रेटेड यूज किया था वो डाइल्यूट हो रहा है, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। हिंदी में सुने, मैंने आपसे कहा इसमें हम सांद्र H2SO4 का उपयोग करते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होने की वजह से जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो तनु में परिवर्तित होता है। तनु में परिवर्तित होने की वजह से उसकी जो क्रियाशीलता होती है वो घट जाती है ना। फिर क्या होता है, आगे देखें कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ पार्ट जो है वो अल्कोहल से रिड्यूस होकर SO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है H2SO4 की कुछ क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमको H2SO4 को बाहर से भी डालना पड़ेगा। तो भाई फिर कंटिन्यूस नहीं हुआ ना,
कंटिन्यूस बोल ही नहीं सकते उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि प्रैक्टिस में ये कंटिन्यूस बिल्कुल नहीं है, यानी कि इसको हम प्रैक्टिस में कभी भी कंटिन्यूस नहीं बोल सकते हैं, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो मेथड आपने देखी है ना, ये डाई इथाइल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि थी, डाई इथाइल ईथर बनाने की लेबोरेटरी मेथड थी, ठीक है। आपको इस मेथड में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।